गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स में जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई ऑटोकॉइड्स। ये क्वेश्चन 2019-20 और 2023-24 में पूछा गया है। सिंपल है, हम डेफिनेशन ऑटोकॉइड्स का देते हुए उसके क्लासिफिकेशंस को बता देंगे विद द नेम ऑफ ऑटोकॉइड्स, राइट। तो ऑटोकॉइड्स आर लोकली प्रोड्यूस्ड शॉर्ट एक्टिंग केमिकल मेडिएटर्स। लोकली प्रोड्यूस्ड होते हैं इसीलिए हम इनको लोकल हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। नाउ इनका क्या काम होता है? जो ऑटोकॉइड्स लोकली प्रोड्यूस होते हैं वो इन्फ्लेमेशन, पेन और इम्यून रिस्पॉन्स जैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को हमारी बॉडी में कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन पार्ट में 3 टाइप्स होते हैं। अमीन नेचर के ऑटोकॉइड्स होते हैं, लिपिड नेचर के होते हैं और पेप्टाइड नेचर के होते हैं। अमीन नेचर के जो ऑटोकॉइड्स होते हैं उसका एग्जाम्पल है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम लोग 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन भी कहते हैं। लिपिड नेचर के जो ऑटोकॉइड्स होते हैं इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको टेक ओवर करेंगे। देन लिकोट्राइन्स आते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और थ्रोम्बोक्सेन्स। ना पेप्टाइड नेचर के जो ऑटोकॉइड्स होते हैं इसके अंदर ब्रेडिकाइनिन, कैलिडीन, एंजियोटेंसिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये ब्रेडिकाइनिन और कैलिडीन ये हमारे काइनिन सिस्टम के ऑटोकॉइड्स हैं, राइट। इतना सफिशिएंट है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 5-HT एंटागनिस्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 2022-23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि बात एंटागनिस्ट की हो रही है तो वी नीड टू टारगेट दी रिसेप्टर फर्स्ट। तो हम रिसेप्टर को टारगेट करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से ड्रग्स हैं जो कि इन रिसेप्टर के थ्रू से सेरोटोनिन को ब्लॉक करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 5-HT2A रिसेप्टर। ये रिसेप्टर हमारे बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को रिस्पॉन्सिबल करता है। तो 5-HT2A का एंटागनिस्ट है कीटानसेरिन, यानी कीटानसेरिन जब इस रिसेप्टर पे ब्लॉक करेगा तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करेगा। ये दूसरा इसका एग्जांपल है सार्पोग्रिलेट। सार्पोग्रिलेट रेनॉल्ड्स डिजीज में यूजफुल है। रेनॉल्ड्स डिजीज में क्या होता है कि वेसोस्पाज्म आता है, पर्टिकुलरली जो लिम्स हैं, जो फिंगर्स हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर वेसोकंस्ट्रिक्शन आता है। तो उस वेसोकंस्ट्रिक्शन को खत्म किया जाता है, रिवर्स किया जाता है। नाउ दूसरा रिसेप्टर टारगेट है 5-HT3 रिसेप्टर। 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके हम नोजिया, वोमिटिंग और इमेसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप ऑन्डेनसेट्रॉन यूज करते हैं तो ऑन्डेनसेट्रॉन आपका कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड इमेसिस में यूज होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेसिस होता है, वोमिटिंग जिसको आप कहते हैं। तो ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन ये ड्रग्स हैं जो 5-HT3 के एंटागनिस्ट हैं और कीमोथेरेपी की वजह से होने वाले वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अनदर रिसेप्टर इज 5-HT2C रिसेप्टर। इसमें इस रिसेप्टर को एंटागनाइज करने वाले जो ड्रग्स हैं वो हैं मोस्टली एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की कैटेगरी होती है इनकी, जैसे क्लोजापिन है, क्विटियापिन है, रेस्पेरिडोन है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये 5-HT2C अलॉन्ग विद 5-HT2A, इनको भी 5-HT2C और 5-HT2A ये दोनों एक साथ या ड्रग के हिसाब से टारगेट होते हैं और ब्लॉक किए जाते हैं। तो हमारे ड्रग्स क्लोजापिन हो गए, क्विटियापिन हो गए, रेस्पेरिडोन हो गए, ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, यानी इनको साइकोसिस की प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। फाइन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस P. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2019-20 एंड 2024-25। तो सब्सटेंस की P के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेंगे और उसके बाद फिजियोलॉजिकल रोल इसका डिस्कस कर लेंगे। सब्सटेंस P न्यूरोट्रांसमीटर है एज वेल एज ऑटोकॉइड है और इसका जो इन्वॉल्वमेंट है हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम में ये
एक न्यूरोमॉड्यूलेशन का काम करता है। अब ये जो न्यूरोमॉड्यूलेशन करता है ये किस तरीके से करता है, एक रिसेप्टर सिस्टम है न्यूरोकाइनिन 1। तो हमारा जो सब्सटेंस पी है ये न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर सिस्टम के थ्रू से एक्ट करता है और न्यूरोमॉड्यूलेशन करता है, यानी नर्वस सिस्टम के साथ हमारे इम्यून सिस्टम को कनेक्ट करता है और कई और तरह के सिस्टम को कनेक्ट करता है। तो एज अ मॉड्यूलेटर काम करता है ये। नाउ क्यू फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या होते हैं पेन परसेप्शन में, ठीक है। पेन परसेप्शन का मतलब नोसिसेप्शन, पर्टिकुलरली जो क्रोनिक पेन होते हैं वहां पर सब्सटेंस पी का रोल रहता है क्रोनिक पेन काउज करने के लिए। सिमिलरली इन्फ्लेमेशन में सब्सटेंस पी का रोल होता है, खास करके अगर न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वहां पर सब्सटेंस पी का रोल आता है। देन स्ट्रेस एंड मूड से रिलेटेड इसका रोल होता है। सब्सटेंस पी इज एसोसिएटेड विद एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में सब्सटेंस पी का रोल आता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर देखा जाता है कि ये हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड वेसल्स की स्ट्रेचिंग को रेगुलेट करता है। देन इम्यून सिस्टम के अंदर इसका रोल देखा जाता है कि ये साइटोकाइन का प्रोडक्शन करता है और इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में एक ब्रिजिंग करता है। और फाइनली बोन एंड कार्टिलेज के सिस्टम में ये देखा जाता है कि ये बोन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है और फ्रैक्चर हीलिंग में इन्वॉल्व है। सो दीज आर सम फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी in our body. Next question is write the role of thromboxanes. This question has been asked in 2024-25. So what would be the answer? Thromboxanes, for example, the important one is thromboxane A2. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये एक लिपिड ऑटोकॉइड होता है, इसका प्राइमरी रोल पूछा गया है। तो इसका प्राइमरी रोल में ये दो इंपॉर्टेंट प्राइमरी रोल है। द फर्स्ट वन इज इट इंड्यूसेस एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड दैट इज वाई ये क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अनदर वन इज वेस्टोकंस्ट्रिक्शन, ये काउज करता है, यानी जब इंजरी का केस होता है तो इंजरी के केस के बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये हेल्प करता है। तो थ्रोम्बोक्सिन के दो इंपॉर्टेंट रोल हो गए, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इंड्यूस करना, क्लॉट का फॉर्मेशन, और दूसरा वेस्टोकंस्ट्रिक्शन काउज करना जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के यूजेस लिखने हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का मतलब होता है द ड्रग्स विच एक्ट ऑन प्रोस्टाग्लैंडिन साइट, जिसको आप प्रोस्टेनॉइड कहते हैं। ये क्वेश्चन 2021, 2022 और 2024 में पूछा गया है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के यूजेस को बताने के लिए हम क्या करेंगे, एनालॉग्स की कैटेगरी बना लेंगे और उनके जो क्लिनिकल यूजेस हैं उसके सामने हम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज डायनोप्रोस्टोन। डायनोप्रोस्टोन का यूज जो क्लिनिकली यूज होता है एबॉर्शन के केस में होता है। दूसरा लेबर के टाइम में, यानी जो डिलीवरी की टाइम होती है तो लेबर के टाइम में उस फंक्शन को फैसिलिटेट करने में होता है। तीसरा जो डिलीवरी का प्रोसेस है उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे आवर्स के ड्यूरेशन में, तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सर्वाइकल प्राइमिंग का, वहाँ पर पोस्टपार्टम हिमोरेज का। तो ये जो कंप्लीट फेज होता है लेबर का, जिसमें सर्वाइकल प्राइमिंग, फैसिलिटेशन ऑफ लेबर एंड लेटर ऑन पोस्टपार्टम हिमोरेज, तो इन कंडीशंस में डायनोप्रोस्टोन को यूज किया जाता है। अनदर ड्रग इज मिसोप्रोस्टोल। सी मिसोप्रोस्टोल का दो अलग अलग यूज है, एक तो एबॉर्शन के केस में यूज होता है और दूसरा पेप्टिक अल्सर के हीलिंग में होता है। थर्ड ड्रग इज कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट इज प्राइमरीली यूज्ड इन केस ऑफ एबॉर्शन, लेकिन यहां पर टाइमलाइन जरूरी होता है। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर का एबॉर्शन होता है वहां पर हम इसको यूज करते हैं। एंड अनदर यूज इज कंट्रोल ऑफ पोस्टपार्टम हिमोरेज। पोस्टपार्टम हिमोरेज का मतलब होता है डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए हम इस तरह के ड्रग्स यूज करते हैं। सो पोस्टपार्टम हिमोरेज इज बेसिकली ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी प्रोसेस। अनदर ड्रग इज एनप्रोस्टिल। एनप्रोस्टिल का जो मेन यूज है वो NSAID कैटेगरी के जो ड्रग्स होते हैं जैसे डाइक्लोफिनेक है या एस्प्रिन है या पैरासीटामोल है, तो उनके एक्सेसिव यूज से जो अल्सर काउज होता है उसकी हीलिंग के लिए
हम एनप्रोस्टिल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज इपोप्रोस्टिनोल। इपोप्रोस्टिनोल का अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनका रीनल डायलिसिस होता है। डायलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन सिस्टम से ब्लड को बॉडी के बाहर निकाला जाता है और एक ट्यूब के थ्रू से उसको फिर क्लीन करके वापस बॉडी में डाला जाता है। तो हमारे ब्लड की एक टेंडेंसी होती है कि जैसे ही वो बॉडी के बाहर निकलता है उसके अंदर क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्लॉटिंग ना हो इस वजह से हम इपोप्रोस्टिनोल को यूज़ करते हैं। अब ये जो काम करता है इपोप्रोस्टिनोल रीनल डायलिसिस में, ये कैसे करता है? बाय प्रिवेंटिंग द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। देन अनदर इंपॉर्टेंट ड्रग इज लेटानोप्रोस्ट। लेटानोप्रोस्ट का जो मेन यूज है वो है ग्लाकोमा के केस में, जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो ग्लाकोमा के केस में क्या होता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को घटाने में इस ड्रग का यूज होता है, यानी ड्रग का यूज ग्लाकोमा के केस में होता है। एंड द लास्ट ड्रग इज एल्प्रोस्टैडिल। एल्प्रोस्टैडिल का जो मेन यूज जो क्लिनिकली यूज होता है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में होता है। मेल के केस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ प्रॉब्लम विच इज एसोसिएटेड विद मेल सेक्सुअल एक्टिविटी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज justify the use of aspirin as antiplatelet drug. See, aspirin is a COX-1 inhibitor. अब जब COX-1 को इनहिबिट किया जाता है तो वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस भी इनहिबिट होता है और थ्रोम्बोक्सिन A2 का सिंथेसिस भी इनहिबिट होता है। लेकिन यहां पर केस क्या है कि एस्पिरिन दो अलग अलग डोजेस पर काम करता है। अगर आप हाई डोज देते हैं तो एस्पिरिन का टारगेट प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, न कि थ्रोम्बोक्सिन। लेकिन जब आप लो डोज देते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन टारगेट नहीं होता है बल्कि थ्रोम्बोक्सिन टारगेट हो जाता है। और ऐसे केस में जब थ्रोम्बोक्सिन को ब्लॉक किया जाता है, थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस को ब्लॉक किया जाता है, तो थ्रोम्बोक्सिन का इफेक्ट नहीं आता है और थ्रोम्बोक्सिन का जो इफेक्ट होता है वो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है। यानी एट लो डोज से फॉर एग्जांपल 75 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम और 85 मिलीग्राम, इस लो डोज पर थ्रोम्बोक्सिन का सिंथेसिस रुक जाता है, जिससे प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होता है। और इस तरीके से एस्पिरिन को क्लिनिकली हम लोग ब्लड के थिनिंग इफेक्ट को लाने के लिए यूज़ करते हैं। और कई दफ़े ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको मायोकार्डियल इस्कीमिया की प्रॉब्लम होती है या कार्डियक स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर ब्लड को पतला रखने के लिए, थिन रखने के लिए, ब्लड की फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए एस्पिरिन को यूज़ किया जाता है। फाइन। तो एस्पिरिन inhibits the synthesis of thromboxane A2 irreversibly at low dose. That is why aspirin is used as antiplatelet drug. And the last question is, what are NSAIDs and name to selective COX-2 inhibitors? 2024-25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। So NSAIDs are category of drugs which are used as an anti-inflammatory agent. Apart from anti-inflammatory effect, ये as analgesic भी यूज होता है, यानी पेन किलर मेडिसिन। ये एंटीपायरेटिक के तरह से भी यूज किया जाता है, यानी फीवर को, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। सो एनएसआइड्स आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विच आर यूज्ड एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स के दो एग्जांपल्स लिखने हैं। सो वी हैव एग्जांपल एज सेलीकॉक्सिब एंड रोफिकॉक्सिब। दैट्स इट।